नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Q2 प्रोटोकॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे Q2 प्रोटोकॉल के बारे में तथा इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में चाहे प्री हो या मेंस हो, इसमें जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू कर लेते हैं Q2 प्रोटोकॉल। सबसे पहले दोस्तों, Q2 प्रोटोकॉल है क्या? तो दोस्तों, जो क्यूटो जो है ना, ये एक शहर है। अब ये शहर कहाँ का है? तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये शहर जो है जापान का है। ठीक है, टेम्पल जो है इस टाइप का है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत शहर है। ठीक है, क्यूटो जो है शहर जापान का बहुत सुंदर है। आप यूट्यूब में देखेंगे, बहुत ही सुंदर शहर है। तो यहाँ पर भी जो एक सम्मेलन हुआ, बेसिकली सम्मेलन जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या जो नुकसान, ऐसी गैसें जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही हैं, उसी से संबंधित जो है यहाँ पे सम्मेलन हुआ। चलिए दोस्तों, से हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानते हैं 1992 में, यानी 1992 में ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, क्या है? रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आखिर मतलब किस तरह से ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इसमें कौन कौन से प्रावधान है। तो लाइन से जो है हम एक एक करके जो है इसके प्रावधान को समझते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई 1992 में, 1992 में ब्राज़ील के शहर जो है रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए जो है एक सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। ठीक है, प्री में पूछा जा चुका है। मैं साथ में यही बताता चलूँगा क्या पूछा गया है, तो ये भी पूछा जा चुका है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो ये 1992 में हुआ। ठीक है, इसी सम्मेलन में जो है, यानी जो पृथ्वी सम्मेलन, अब हम पृथ्वी सम्मेलन बोलेंगे, पृथ्वी सम्मेलन में ही जो है यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की नींव रखी गई। ठीक है, अब अगर यहाँ एक प्रश्न ये पूछ ले कि यूएनएफसीसी की जो है नींव कब रखी गई, तो ये 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन में रखी गई, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो नींव है यह रखी गई। ठीक है, यूएनसीएफसीसी फ्रेमवर्क में कहा गया। ठीक है, अब जब नींव रखी गई थी, इसमें कुछ बातें तो कही गई होगी, तो इसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बात करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देश शहरों में मीटिंग करेंगे। ठीक है, यानी जो यूएनएफसीसी का जब जब इसमें मतलब नींव रखी गई थी, इसमें ये कहा गया कि दुनिया भर के लोग, ठीक है, अलग अलग शहर में, ठीक है, दुनिया भर के लोग जलवायु परिवर्तन पे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना जरूरी है। यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दुनिया भर के लोग अलग अलग शहरों में जो है मीटिंग करेंगे। इसी मीटिंग का एक परिणाम स्वरूप है क्योटो प्रोटोकॉल, यानी क्योटो में हुआ। ठीक है, तो यूएनएफसीसी में जो है ये कहा गया। ठीक है, जिसे अब क्योंकि मीटिंग करेंगे, अलग अलग विश्व भर के देश अलग अलग शहरों में मीटिंग करेंगे, तो इसी मीटिंग को क्या किया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नाम दिया गया, यानी कोप नाम दिया गया। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कोप नाम दिया गया। ठीक है, इसी कोप के तहत, ठीक है, इसी कोप के तहत पहला जो सम्मेलन हुआ 1905 में जर्मनी के शहर बर्लिन में संपन्न हुआ। ठीक है, जो कोप फर्स्ट अगर कहा जाएगा तो कहाँ हुआ, 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में, उसमें एक यूएनएफसीसी का कंसेप्ट आया, जिसके तहत कहा गया कि 1992 में कहा गया कि भैया जलवायु परिवर्तन पर विश्व भर के देश अलग अलग जो है शहरों पे एक चर्चा करेंगे। उस चर्चा को ही कोप कहा गया, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा गया। तो और पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कोप कहाँ हुआ, जर्मनी के शहर बर्लिन में हुआ। ठीक है, कोप अब जो पहला हुआ, दूसरा हुआ, अब तीसरा कोप जो हुआ 1997 में, यानी 1997 में हुआ, वो जापान के क्योटो शहर में हुआ। इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। ठीक है, बहुत ही साधारण भाषा में मैंने आप लोग को बताया एक एक चीज़ कि आखिर ये कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक गया। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। ठीक है, कोप जो 3 हुआ, पहला तो बर्लिन में हो गया, दूसरा कहीं और हुआ होगा, तीसरा जो है कोप 3 हुआ, जो क्योटो प्रोटोकॉल है। अब हम क्योटो ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए, वो मीटिंग तो बहुत होती है, लेकिन जो डिसीजन होते हैं, कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल के हर मीटिंग में नहीं आता है। तो इसमें ऐसी चीज़ें निष्कर्ष निकल के आई जो कि पूरे विश्व स्तर पे इसका प्रभाव पड़ा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्योटो प्रोटोकॉल को जो है हम पढ़ रहे हैं। तो 1997 में, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या बातें सम्मान निकल के आई, ये अब हम देख लेते हैं एक एक करके। ठीक,
तो ये इम्पोर्टेंट तो यही है कि आखिर उसमें हुआ क्या। होने को तो 95 में है, सब में है, पर इसमें हुआ क्या। तो सबसे पहला जो है, पहली बात ये निकल आई कि विकसित औद्योगिक देश जो विकसित हैं, यानी विकासशील, जो अभी तो तीन तरह के होते हैं, विकसित, विकासशील और जो अविकसित हैं। तो जो विकसित हैं, ठीक है, तो जो विकसित हैं जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, इन सभी देशों को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है 2012 तक, कब तक, 2012 तक 5.2% कम करना होगा। क्या मायने हुए कि जो विकसित देश हैं उनको 2012 तक 5.2% तक कम करना होगा गैसों का उत्सर्जन, यानी 1990 के स्तर तक लाना होगा, 1990 स्तर तक लाना होगा, ठीक है। अब इसमें जो है, क्योंकि अब ऐसा क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया क्योंकि इन देशों में 150 साल से औद्योगिक गतिविधियां चालू हैं और चालू थी, और प्राथमिक रूप से यही देश ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। वो इसलिए कहा गया कि भाई ये जो देश हैं, कौन से देश हैं, विकसित देश हैं, इन्होंने क्या किया, 150 साल से तो इनमें जो है औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं। अब औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं तो क्या मतलब भाई, आप ही तो उत्सर्जित कर रहे हो, इसीलिए आपको ही जो है 5.2% को कम करना होगा, जिससे कि 1990 के स्तर तक जो है लाया जा सके, ठीक है। ये हुई बात। तो पहला पॉइंट इसका यही है। क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो विकसित औद्योगिक देश हैं जैसे कि यूएसए, जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनको कहा गया कि जो आपके यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन 2012 तक 5.2% कम करना होगा, यानी 1990 के स्तर तक लाना होगा। अब ऐसा इसलिए कहा गया भाई, क्योंकि भाई औद्योगिक जो है आपके यहाँ सबसे पहले शुरू हुई, और आप 150 साल से जो है क्या करते आए हैं, आप ग्रीन हाउस गैस छोड़ते आए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको 5.2% या 1990 के स्तर तक लेके आएँ। इसमें पहला हुआ। अब दूसरा, इसमें दूसरा ने क्या सर्वसम्मति बनी। मैंने दोस्तों ऐसा इसलिए आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन निष्कर्ष बहुत कम उसमें निकल के आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें दूसरी बात क्या निष्कर्ष निकल के आई, इसमें निकल के आई कि इसके यहाँ 3 श्रेणियाँ बनाई गई। दूसरा ये है कि इसमें 3 श्रेणियाँ बनाई गई। पहली श्रेणी क्या हुई, एनेक्स 1 कहा गया, यानी एनेक्स 1। अब एनेक्स 1 में इसमें सारे विकसित देश शामिल होंगे। एनेक्स 1, 2, 3, ये 3 बनी। 3 मतलब 3 जो है लेयर बनाई गई। तो पहले में क्या किया गया, विकसित देश शामिल होंगे, ठीक है, विकसित देश शामिल होंगे पहला, और शामिल होंगे और निश्चित समय और मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे, ठीक है। एनेक्स 1 में कहा गया कि इसमें सारे विकसित देश होंगे, चाहे जर्मनी, जापान, सब इसमें शामिल होंगे और निश्चित समय और मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे। दूसरा एनेक्स 2 में क्या कहा गया, इसमें विकसित देश, ठीक है, कौन से विकसित देश, सॉरी, इसमें विकसित देश विकासशील देशों को, यानी जो विकसित देश हैं, जो पहले हमने पढ़ा, विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के लिए कम करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे, ठीक है। यानी जो एनेक्स 2 में जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे, ठीक है, यानी धन मुहैया कराएंगे। पहला हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा है, इसके अंतर्गत अविकसित एवं विकासशील देशों को कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी, यानी इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। जो विकसित हैं, सॉरी, जो विकासशील हैं और जो अल्प विकसित हैं, ठीक है, जो 3 श्रेणी वाले हैं, इनको कोई भी बाध्यता नहीं होगी, ये फ्री होंगे। केवल विकसित देशों को ही जो है ये बाध्यता है। क्यों है, क्योंकि भैया 150 सालों से आप औद्योगिक क्रांति तो आपके यहाँ शुरू हुई ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होगी, इसलिए, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड निकल के आया जो अगला पॉइंट है। देखिए अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा, ये था। दूसरा पॉइंट में 3 श्रेणियाँ बनाई गई। अब तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, आप देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि Q2 प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा आई, ठीक है। अभी कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कार्बन ट्रेडिंग, आप चित्र में जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक देश है, ये दूसरा देश है। तो एक देश क्या कर रहा है, औद्योगिक क्रांति कर रहा है, देखिए उसके पास कितनी सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और दूसरा क्या कर रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी जो जिसे बोला जाता है कि ये सूर्य के पवन चक्की का यूज़ कर रहा है। यानी यहाँ पे औद्योगिक क्रांति चल रही है, यहाँ पे नेचुरली चीज़ों का यूज़ करके किया जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकल रही, लेकिन यहाँ पर मात्रा बढ़ रही है। तो क्या होता है
कि इसके पास एक सर्टिफिकेट है क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का, यानी कम उत्सर्जित कर रहा है तो इसके पास एक क्रेडिट बन जाती है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास ज़्यादा सर इसके पास क्या हो रहा है, ज़्यादा पैसा भी है क्योंकि औद्योगिक क्रांति कर रहा है। तो ये बदले में क्या कर रहा है, इसको पैसा मुहैया करा रहा है और इसके बदले में वो अपना क्रेडिट इसको दे रहा है कि भैया हम ग्रीन का यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन डी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या है, देश स्वस्थ है। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्रांति कर रहा है, धुआं और पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसें फैला रहा है, तो उसके बदले में इससे पैसा दे के खरीद रहा है। ठीक है। ये होता है ग्रीन कार्बन ट्रेडिंग। इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरे डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये देश क्या कर रहा है, इसके पास कार्बन क्रेडिट है। क्यों, ये देखिए ये किस तरह के रिसोर्सेस यूज़ कर रहा है, जो प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ कर रहा है। और ये किसका यूज़ कर रहा है, ये मशीनों का यूज़ कर रहा है, धुआं हो रहा है, तो इनके पास एक कार्बन क्रेडिट है जो कि इसके बदले में ये इससे खरीद रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कर पा रही हैं ऐसा ऐसा यूज़ नहीं कर पा रही हैं ये। ठीक है। ये देश यूज़ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन्हें औद्योगिक क्रांति करना है या इनकी ऐसी डिमांड होगी, मांग होगी। पर ये क्या कर रहे हैं, ये इस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो इनके पास एक क्रेडिट है और जो इसके बदले में जो है लिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब जो है, कार्बन जो है ट्रेडिंग ट्रेडिंग यानी खरीद फरोश होता है। ठीक है। कार्बन का खरीद फरोश ही होता है यहाँ पर, तो कार्बन का खरीद फरोश कर रहे हैं। ये कंसेप्ट भी आया है, यानी इसमें ये कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल में कि भैया ठीक है, आप नहीं उत्सर्जित कम कर पा रहे हो अपने उसको, तो आप एक काम करो, जो कर रहा है उससे आप उस क्रेडिट को खरीदो। ठीक है। अब डिपेंड करता है कितना में कितना बिकेगा, ये उस देश और वो उसमें जो संधियाँ है उसके तहत वो लागू होगी कि आप कितने मात्रा में कितना कार्बन क्रेडिट खरीद रहे हैं, तो इससे दोनों देशों का जो है फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो ये कार्बन क्रेडिट का जो है कंसेप्ट निकल के आया क्योटो प्रोटोकॉल से। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके तहत यह भी एक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन रोकने का एक प्रयास है, उपाय है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत अगर कोई देश ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है अपनी सीमा के बाहर, तो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश से कार्बन ट्रेडिंग कर सकता है या उसके बदले में धनराशि दे सकता है या ले सकता है। ठीक है। तो ये हुई कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है। अब जो फोर्थ कंसेप्ट निकल के आया क्योटो प्रोटोकॉल में, वो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की अवधारणा आई। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का जो अवधारणा किसके तहत आई, तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आई। इसके अंतर्गत अगर कोई देश, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई देश अपनी सीमा के बाहर जाकर कार्बन का उत्सर्जन करता है, ठीक है, बाहर जाकर उत्सर्जन करता है, तो किसी भी विकसित देश में जाकर ऐसा प्रोजेक्ट लगाना होगा जो कार्बन उत्सर्जन को रोकता है। ठीक है। यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत इसमें ये कहा गया है, इसके अंतर्गत कोई देश अपनी सीमा से अगर ज़्यादा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई सीमा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहा है तो उसे कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। ठीक है। उसी के तहत जो है यहाँ पर भी है कि आप अगर ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हो तो आप किसी दूसरे विकसित देश में जाकर ऐसा प्रोजेक्ट लगाओ जो कि कार्बन उत्सर्जन को रोके। ठीक है। ये आता है। चलिए अगला देख लेते हैं, पांचवा। क्योटो प्रोटोकॉल में ही NX1 NX2 देश के यहाँ कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए प्रोजेक्ट लगाना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल में ही NX जो 1 था और 2 था, देश मतलब NX1 देश, NX2 देश के यहाँ। ठीक है। NX1 NX2 देश के यहाँ कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए प्रोजेक्ट लगाना होगा। ठीक है। यानी पवन चक्की का यूज़ करें, सोलर प्लांट का यूज़ करें, ऐसे। अभी क्योंकि ये रिसोर्सेज चलते तो लंबे हैं लेकिन महंगे बहुत होते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, NX1 देश यानी जो विकसित देश हैं वो इन देशों में जाके ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है। आखिरी में बहुत सारी बाधाओं के बीच क्योटो प्रोटोकॉल है, फाइनली 16 फरवरी 2005 को लागू हुई। 16 फरवरी 2005 को लागू हुई। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए कारगर होगा। और इसे पढ़िए, बहुत ही आराम से बताया है मैंने। तो इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट है, जैसे कार्बन ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, क्लीन डेवलप मैकेनिज्म हो गया, कब लागू किया गया, ठीक है, किसके तहत ये आया, कोप क्या होता है, UNFCCC क्या है, कब लागू की गई, पहला कोप कहाँ हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी में आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो आप क्योटो प्रोटोकॉल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपसे यहाँ से पा सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।